हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरी क्लास है वो बिल्कुल एक नए टॉपिक पे है। मतलब बिल्कुल ही एक नई रेशियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मार्केट रेशियोज। ठीक है, ये सेक्शन ए पार्ट 2 की सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो तो है ही, साथ में सीएमए यूएसए पार्ट 2 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका रीजन आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, हमने अपनी मैंने आपको जो जितनी भी रेशियोज कराई थी सारी अब तक करा चुका हूँ। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, कवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, सारी रेशियोज हमारी ऑलमोस्ट खत्म मतलब खत्म हो ही चुकी है। लास्ट रेशियो हमारी रह गई है मार्केट रेशियो। ठीक है, ये अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है, ये इतनी टेक्निकल क्यों लगती है? वैसे ये रीजन मैं तो नहीं मानता, लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसा रीजन इसलिए लगता है क्योंकि ये वन ऑफ द बड़ी रेशियो है ना, थोड़ी सी बड़ी रेशियो है। पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स आएंगे हमारे, जैसे ईपीएस हो गया, डाइल्यूटेड ईपीएस हो गया, थोड़े से टेक्निकल भी हैं और थोड़े से बड़े भी हैं। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स को क्या लगता है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है इन रेशियो में, दिमाग खर्च भी होता है, दूसरा इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी पास रेशियोज करी, उनमें क्या था, ज्यादा इनकम स्टेटमेंट में कुछ चीजें गिवन होती थी, उसको निकाल लिया, न्यूमरेटर निकाल लिया, डिनोमिनेटर निकाल लिया, डिवाइड करके आंसर आ गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था आपको। ठीक है, ऑलरेडी सारी चीजें गिवन होती थी। लेकिन मार्केट रेशियोज में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें तो वो गिवन करेगा, लेकिन अगर आप रट के भी आ गए ना तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर मैं दूसरे रेशियोज की बात करूं, उनमें पता है एक एज ये है कि आप अगर रट के भी आ गए और आपको वो चीजें उसने गिवन कर दी, बाई चांस उसने गिवन कर दी, वैसे तो एग्जामिनर आप पे इतना मेहरबान नहीं होगा कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन कर देगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर गलती से कर दी और आप चीजें रट के आ गए तो आप बाकी रेशियोज तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन मार्केट रेशियो के अंदर अगर वो आपको सिंपली बस डायरेक्ट भी दे दे और आप रट के आ गए तो भी नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, इसके अंदर ऐसा सिस्टम है। पर्टिकुलरली ये जो ईपीएस वाला कंसेप्ट है, ये तो बहुत ही टेक्निकल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक है ना, इसकी कैलकुलेशन। अच्छा, इसमें जो रेशियो है, ये पर्टिकुलरली जो हमारी लास्ट रेशियो होगी इस टॉपिक की, डाइल्यूटेड ईपीएस, ये सीएमए यूएसए के जो एलओएस है उसमें तो दे रखा है, करिकुलम में दे रखा है, लेकिन आप देखेंगे टेस्टिंग इसकी नहीं होती। मतलब अब पेपर में ये नहीं पूछा जाता। अगर आप पास 3 साल के ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, मैं लास्ट 3 इयर्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट 3 सालों से ये वाली रेशियो पूछी नहीं जा रही है, तो स्टूडेंट्स ने माइंड में ये नोशन मान लिया है कि ये रेशियो अब पेपर में से हट गई है। देखिए, पेपर में से तो ये तब आपको पता चलता हट गई जब सीएमए ने अभी पिछले साल जब सिलेबस चेंज करा था, उसमें जब लिस्ट निकाली थी क्या क्या चीजें ऐड हो गई हैं, कौन कौन सी चीजें हटा दी गई हैं, ठीक है, तो ही आपको दिखता है। लेकिन आप देखेंगे पिछले साल का जो आया था, आइए मैंने जो निकाला था सिलेबस चेंज, उसमें कहीं भी ऑफिशियली उसने ऐसा नहीं लिखा कि डाइल्यूटेड ईपीएस उसने हटा दिया। तो आपके सिलेबस में तो है ही, और ऐसा तो है ही बेटा, 2025 में हो सकता है ये इस बार टेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस बार 2025 का जो आप देख रहे हैं पास, अगर 2025 के ये जो हमारे जो दो विंडोज हुई है अपनी, कौन सी, जनवरी फरवरी वाली और ये मई जून वाली, अगर आप इनके अटेम्प्ट्स को पिछले सालों से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है और ऐसी चीजें टेस्ट हो रही है जो कभी पूछी नहीं जाती थी। फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट रेशियो, ये एक ऐसी रेशियो है जो बस दिखती थी लेकिन कभी पूछी नहीं जाती थी, लेकिन इस साल जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछ ली। तो बहुत ज्यादा चांसेस है फिर डाइल्यूटेड ईपीएस भी पूछ लिया। ठीक है, और बेटा हटे या ना हटे मुझे तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको फिर भी पढ़ाने ही वाला था। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि मैनेजमेंट आप जब रियल लाइफ में जाओगे वहां तो आपको करनी है ना। आपसे उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, बताओ ये डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के, आप तो ये बोल दोगे हमारे तो सिलेबस में था नहीं, वो आपको बोल देंगे ठीक है जहां है वो पहले कोर्स करके आ जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री को तो इसकी जरूरत है भाई। इंडस्ट्री तो उसे ही हायर करेगा जिसको डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के आनी है। ठीक है, चलो, तो मार्केट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज बहुत है, फ्रीक्वेंसी बहुत है, बहुत ज्यादा टेस्ट होता है सीएमए यूएस में, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, 100% है, आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप छोड़ के गए तो आपके फिर वो नंबर गए। ठीक है, देखिए आपको पता होगा 100 नंबर में से 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन ग्रेडेड नहीं होते। एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा, सर क्या कैसे पता लगाएं वो ग्रेडेड है या नहीं? देखिए ये आप पता नहीं लगा सकते, यही आईएमए की ट्रेड सीक्रेट है, ये उसका ट्रेड सीक्रेट है, वो नहीं बताएगा। ठीक है, क्यों? 90 क्वेश्चन आपके टेस्ट होंगे, 10 क्वेश्चन आपके अनग्रेडेड होंगे, तो स्टूडेंट सोचते हैं 10 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे जब वो अनग्रेडेड है तो, लेकिन आपको ये नहीं पता ना वो कौन सा अनग्रेडेड है। बच्चे सोचते हैं शुरू के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है 76 क्वेश्चन अनग्रेडेड हो सकता है 57 क्वेश्चन अनग्रेडेड हो। ठीक है, तो आपको ये चीज पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको करने तो 100 के 100 पड़ेंगे। और आपने ये चीज देखी होगी, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन जो आता था कभी कभी वो दोबारा रिपीट भी हो जाता है।
तो स्टूडेंट सोचते हैं ये इनमें से फिर कोई अनग्रेडेड है, लेकिन आपको ये भी तो नहीं पता वो वाला कौन सा है। तो करना तो आपको दोनों पड़ेगा, ठीक है। वो क्या रखा हुआ है, वो फ्यूचर टेस्टिंग के लिए उन्हें रखा हुआ। चलिए, तो मार्केट रेशियोस अपना स्टार्ट करते हैं। ऐसे विंडो के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली रेशियो। जब हमारा सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर भी वो मार्केट रेशियोस पूछता है, हर बार होता है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि वो कभी नहीं पूछेगा, हमेशा पूछता है। अच्छा, इस रेशियो का एक दूसरा नाम भी है, इसको मार्केट रेशियो तो आपके करिकुलम में लिखा गया है, वैसे इसका एक दूसरा नाम भी है जो मार्केट में चलता है, इसको कहते हैं शेयर होल्डर्स रेशियो। ये शेयर होल्डर्स की रेशियो है, इन्वेस्टर्स रेशियो है, और फंडामेंटल एनालिसिस का तो कोर रेशियो है। आप अगर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, देखिए दो टाइप ऑफ एनालिसिस होता है, अगर आपको पता है या नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस जनरली लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए किया जाता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, उसके शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग पर्पसेस के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए कंपनी के शेयर में पैसा लगा के छोड़ दिए, ठीक है। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस फ्यूचर ग्रोथ बताता है, ठीक है। अब तक आपको रेशियो एनालिसिस करके तो पता ही चल गया, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, है ना। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस होता है, आप कंपनी के शेयर में बस शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो। अब शॉर्ट टर्म भी अलग अलग ट्रेडिंग होती है बेटा। फॉर एग्जांपल वन इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब आज ही खरीद लिया, जिसको हम इंट्राडे भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्राडे मतलब आज ही खरीद लिया और आज ही बेच दिया, एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाती है इसकी। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने थोड़े टाइम के लिए पैसा रख लिया, 3-4 महीने के लिए आपने अपना पैसा डाल दिया, उसके बाद बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म, उसमें फिर आपका कैपिटल गेन लग जाएगा। तो अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, इनके लिए जर्नली फंडामेंटल एनालिसिस नहीं लगता, टेक्निकल एनालिसिस लगता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइस एक्शन, है ना, कैंडल चार्ट्स आपकी, ये सब, वो सब टेक्निकल एनालिसिस, वो आपको सिलेबस नहीं है, वो मामला अलग है। लेकिन सीएमए का काम है फंडामेंटल एनालिसिस करना, ठीक है। तो हमारा ये जो फंडामेंटल एनालिसिस, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है मार्केट रेशियो, ठीक है। इसलिए इसको शेयर होल्डर्स रेशियो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं ना किसी कंपनी में, वो क्यों कंपनी में पैसा लगाएगा, इसी नोशन में लगाएगा, इसी एक्सपेक्टेशन में लगाएगा कि अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास पैसा पड़ा, मैं आराम से एफडी में पैसा लगा सकता हूं, लेकिन अब नहीं लगा रहा, उसको छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ा? कि मैं ये इस एक्सपेक्टेशन से छोड़ दिया कि भाई अगर इस कंपनी में लगाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे इस एफडी के रिटर्न से ज्यादा कमा के दे देगा। क्योंकि एफडी में आप पैसा लगा लो, लेकिन वही बात है, इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो नहीं करके दे रहा, तो आप कंपनी में इसलिए लगाते हो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के रेट से तो ग्रोथ करके देगा ही ना, बस, ठीक है। लेकिन एक ये तो हो गया प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए, शेयर होल्डर ये चाहता है। दूसरा होता है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। मैंने आपको बोला था पुराने टाइम में ये धारणा चलती थी कि भाई साहब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बिजनेस करना है तो हमको इसलिए ही करेंगे ताकि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कर सके। ये पुराने जमाने की थ्योरी थी, अब ये चीज हट गई है। अब हो गया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ानी है हमको। मतलब अगर आज की डेट में अगर किसी शेयर होल्डर ने हमारा बाजार से शेयर खरीदा है 100 रुपए का, तो हमें पूरा का पूरा एडी चोटी का जोर लगाना है कि अब वो मार्केट में शेयर हो जाए 200 रुपए का। क्यों? क्योंकि अगर उसने 100 रुपए का खरीदा है और अभी भी अगर वो 100 रुपए का ही बिक रहा है, जब भी वो बेचने जाएगा तो उस बेचारे की कोई वेल्थ इंक्रीज हो रही है? कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रही। जैसे आपका एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का है, आप एक प्रॉपर्टी लेते हो, सोचो 1 करोड़ की, लेकिन आज भी 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो आपकी कोई वेल्थ मैक्सिमाइज हुई? कुछ भी मैक्सिमाइज नहीं हुई। तो अब टारगेट हो गया प्रॉफिट नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, कि अगर शेयर होल्डर मार्केट में अपना शेयर बेचने जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा रेट में बेच के आ सके, इसे कहते हैं। तो उसके लिए ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक शेयर होल्डर हो, किसी कंपनी के शेयर में या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे ही नहीं लगाओगे, आप जानोगे कि क्या इस कंपनी में पैसा लगाने से मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकती है। तो ये पता लगाने के लिए आपको मार्केट रेशियो निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मार्केट रेशियो निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसके बिना आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते बेटा। एक से एक बैठे हैं वॉरेन बफेट वगैरह, ये सब के सब ये वाली रेशियोज निकालते हैं, मार्केट रेशियो बहुत बेस्ट इंडिकेटर है, आपको प्रॉफिट बता सकती है। हाँ, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखिए, अगर मैं आपके सीएमए यूएसए करिकुलम की बात करूं ना, बहुत ही बेसिक लेवल रखा है, ज्यादा टेक्निकल नहीं रखा है, ठीक है। मतलब आपको एक आइडिया दे दिया गया कि भैया देखो, ये होती है मार्केट रेशियो, ये होती है बुक वैल्यू रेशियो, ये होती है प्राइस यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब दिखा दिया आपको। लेकिन ये इतनी भी सिंपल नहीं है जितना आप करिकुलम में देख रहे हो। रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता बेटा। रियल लाइफ में बहुत सारी एडजस्टमेंट चलती है जो आपको करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्या है बेटा, वो सीपीए वालों के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये अकाउंटिंग पर्पस है। मेरी बात सुनिए, इसमें ज्यादा आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है कि हमको इन्होंने नहीं सिखाया। इसका रीजन ये है कि सीएमए का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना नहीं है। अरे वो बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट थोड़ी ना बनाने बैठा है। उसका काम है जो पीएनएल अकाउंट बना दिया उसके बेसिस पर डिसीजन लेना।
ठीक है, उसको बस नॉलेज होनी चाहिए, समझ सके कि भाई साहब ये जो लिखी है कहीं कोई फ्रेंच लैंग्वेज तो नहीं है, उसको ऐसा ना लगे कि कोई हमको समझ नहीं आ रहा भाई साहब ये क्या लिख दिया। तो एटलीस्ट एक नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए कि भाई साहब ये जो चीजें लिखी हुई है इसको हम समझ सके और इसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। ये जितना भी काम है, जितनी भी हेडेक है, एक अकाउंटेंट की है, सीपी है, वो करके देगा, उसको समझना है ये सब। आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाने नहीं बैठे, ठीक है। चलिए आ जाते बेटा बुक वैल्यू पर शेयर पे। पहली रेशियो, अच्छा मार्केट रेशियोज पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है ये, ठीक है। मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में मैंने आपके लिए अलग अलग ये रेशियोज लिख रखे जो हम पढ़ेंगे, हमारे सीएमए यूसे करिकुलम में है, ठीक है। देखिए ऐसे तो आप मार्केट रेशियोज बहुत बना सकते हो, इतनी नहीं, अगर आप सोच रहे हो बस इतनी ही है तो और दो तीन और ऐड हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है आपके करिकुलम में नहीं। पहली हमारी जो रेशियो होने वाली है, देखिए हम उसमें ही पढ़ेंगे, ऑर्डर में ही पढ़ेंगे, मैं ऑर्डर ब्रेक नहीं करूंगा, जिस ऑर्डर में मैंने ये बनाया उसी ऑर्डर में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर में पढ़े, पहले बुक वैल्यू पर शेयर पढ़ेंगे, फिर है मार्केट टू बुक रेशियो, क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अर्निंग यील्ड रेशियो देख लेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो सीएमए यूएसए में आता ही आता है। ये एक ऐसी रेशियो है जो हर 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 फाइनेंशियल कोर्स के अंदर आती है। सीएफए करोगे वहां मिल जाएगी, सीपीए करोगे वहां मिल जाएगी, ग्रेजुएशन करोगे वहां मिल जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है। डायलूटेड ईपी ये तो बाद में पढ़ेंगे। अर्निंग पर शेयर फिर हम पढ़ने वाले हैं, प्राइस टू बुक रेशियो पढ़ेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो पढ़ेंगे, डिविडेंड यील्ड और टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न। बहुत सिंपल है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये रटने बैठ गए तो आपको मैं अभी बता रहा हूं आपके लिए कोई कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। मार्केट रेशियोज को आप कितना भी रट लो, ये थोड़ा सा भी अगर इसने क्वेश्चन को टेक्निकल कर दिया एग्जामिनर ने, आप वहीं रुक जाओगे, क्योंकि आपको लॉजिक इसका समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रेशियो, हम क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, देखो मैंने आपको वैसे तो अभी एक एनालिसिस में बता ही दिया है ना, अभी हमारे जैसे ये टॉपिक चल रहा है कि क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। पहला है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हमारा पार्ट 2 का सब्जेक्ट का नाम ही है स्ट्रेटेजिक, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है हमारी, ठीक है। तो उसके लिए क्या, कौन सी स्ट्रेटेजिक डिसीजन, अरे कौन सा डिसाइड कर रहे हो। एक शेयर होल्डर एक किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो कंपनी ये देख रही है भाई साहब कि कोई शेयर होल्डर हमारी कंपनी में अगर पैसा लगाएगा तो वो इसी एक्सपेक्टेशन से लगाएगा कि उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। तो आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, आपको कुछ कोर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी कि वो सच में उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अब वो कैसे होंगी, मार्केट रेशियोज निकाल के। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्केट रेशियो निकालनी पड़ेगी। इसके लिए क्या, आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ देखनी पड़ेगी कंपनी। देखिए फाइनेंशियल हेल्थ मैं बता देता हूं, बिजनेस आपको तो पता ही, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब है तो पर्सन ही, अरे चाहे नकली क्यों ना हो, है तो पर्सन, इंसान है, नेचुरल पर्सन है, असली रियल है। बिजनेस को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल हटा दो अभी एक सेकंड के लिए, लेकिन पर्सन तो है ना, तो पर्सन है तो बिल्कुल इंसान जैसा तो चलेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिर इंसान जैसे होंगे। लॉ ने उसको पर्सन का कैरेक्टर इसलिए दिया होगा, कुछ सोच के दिया होगा, कैसे, क्योंकि जैसे एक इंसान बीमार हो जाता है ना, एक रियल पर्सन बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई साहब आप एक ब्लड टेस्ट करा लो, वो पूरा का पूरा ब्लड टेस्ट कराएगा, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा ब्लड प्रोफाइल होता है, पूरा वो करा लेगा, उसके अंदर उसका हीमोग्लोबिन क्या कहता है, विटामिन डी वगैरह, दुनिया भर की उसकी चीजें लिखी होती है। अच्छा वो जो लिखा होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो रेशियो फॉर्म में लिखा होता है ना, और उसका फिर एक रेंज भी लिखा होता है कि इस रेंज के अंदर है तो नॉर्मल है, इस रेंज के बाहर है तो गड़बड़ है। तो हम ऐसे पता लगा लेते हैं। सेम कंपनीज में भी होता है, अगर कंपनी बीमार पड़ रही है, आपको कैसे पता चलेगा, एक कंपनी अगर बीमार पड़ रही है आपको कैसे पता चलेगा, आपको भी उसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, मतलब आपको उसके रेशियोज निकालनी पड़ेंगी। जब आप रेशियोज निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा मार्केट रेशियो ये है, अच्छा ईपीएस इस कंपनी की इतनी आ गई। अगर ये ईपीएस आपके रेंज के अंदर अंदर है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ईपीएस ज्यादा आ गई तो गड़बड़ है, बहुत ही कम है गई तो वो तो भी गड़बड़ है, ज्यादा भी ठीक नहीं है, ज्यादा भी कम नहीं है, ठीक है। तो ये अब तक मैं आपको और भी जब रेशियोज में समझा चुका, आप उससे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो रेशियोज आप इंपॉर्टेंट समझे, रेशियोज की क्या है, आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता चल जाएगी, जैसे एक इंसान को पता चलती है अपने ब्लड टेस्ट से, ऐसी ही कंपनी का भी सेम हाल है, ठीक है। तो वहां पे मार्केट रेशियोज आपको हेल्प करती है कि आपकी भाई साहब कंपनी की हेल्थ कैसी चल रही है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसे चल रही है। इसलिए शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई साहब शेयर होल्डर की जो मार्केट की जो वैल्यू चल रही है उनके शेयर की, उसके एनालिसिस में मदद करती है। आज हमारे शेयर कितनी वैल्यू है मार्केट में, कल हमको यहां तक ले जाना है, अब यहां से कहा, यहां से यहां ले जाना है, कैसे ले जाए, कौन कौन से डिसीजन ले, कौन कौन सी प्लानिंग करें, कैसी कैसे फॉर्मूला बनाए, मतलब अपना वो क्या कहते हैं उसको प्लानिंग करें, वो सब इस रेशियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फोरकास्टिंग यानी वैल्यूएशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फोरकास्टिंग करने में मदद करेगा, है ना। आपकी अभी आपने ये रेशियो निकाल ली,
अब आप इस रेशियो को कंपेयर करोगे अपने या तो पास रिजल्ट से या इंडस्ट्री बेंचमार्क से। आपने देखा भाई साहब मेरी रेशियो, मेरी ईपीएस है 2। अभी एक सेकंड के लिए समझो, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। मतलब अगर एक शेयर होल्डर इस कंपनी में अपना पैसा लगा देता है तो उस शेयर में, उस एक शेयर में वो कितना कमा लेगा? 2 रुपए। वो 2 रुपए कमा लेगा, ठीक है। अभी आप कह रहे हो यार अगर कोई भी शेयर होल्डर मेरी इस कंपनी में पैसा लगाता है तो एक मतलब एक शेयर अगर वो खरीद लेता है तो वो उस एक शेयर पे 2 रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन आपने, आपको कैसे पता आप ये चीज अच्छा कर रहे हो या गंदा कर रहे हो? ये पता चलेगा जब आप या तो अपने पड़ोसी कंपनी को देखोगे या सीधा इंडस्ट्री को देख लोगे। आपने कहा चलो छोड़ पड़ोसी को, वो भी तो इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, सीधा इंडस्ट्री एवरेज ले लेते हैं। इंडस्ट्री एवरेज देखा तो 5 है। मतलब पर्टिकुलर जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, मान के चल लेते हैं आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, सोचो, चलो और सिंपल कर रहे हैं, रबर इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। रबर इंडस्ट्री है प्रॉपर, तो उस रबर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बिजनेस आता है तो ऑन एन एवरेज उसके एक शेयर पे 5 रुपए एक शेयर होल्डर कमा लेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखें, आपको देखें, अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो आप पे तो, लेकिन अगर एक शेयर होल्डर पैसा लगाएगा तो वो सिर्फ 2 रुपए कमाएगा। लेकिन आपकी इंडस्ट्री में तो 5 का रेट है, 5 तो कमा रहे हैं ना आराम से शेयर होल्डर, तो आप 3 रुपए कम कमा रहे हो, तो आप में कुछ गड़बड़ है। आप में बेटा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं आसपास वो तो 5 दे रहे हैं, तभी तो इंडस्ट्री एवरेज 5 आ रहा है। आप फिर 2 क्यों दे रहे हो? मतलब आपकी फिर गड़बड़ी है। तो यहां पे फोरकास्टिंग मदद करेगा, कुछ देखना पड़ेगा, पेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए पेस्ट एनालिसिस, अब पेस्ट एनालिसिस नहीं रहा, लेकिन आपके सिलेबस में पेस्ट दे रखा है। अब ये ऐसे पूरा हो गया पेस्टल, ठीक है, ये ऐसे। तो ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल है ना, लीगल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये ऐड हो गए। तो आपको सब चीजें अपने इर्द गिर्द देखनी पड़ेंगी, क्या क्या इन चीजों के चेंज होने की वजह से इन फैक्टर्स का तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा मेरे पे, मतलब क्या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से तो नहीं हो रहा मेरा ये सब। तो ये सब आपको मार्केट रेशियो निकालने में मदद करेंगी। और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। वैल्यूएशन में मदद करेगी। देखिए ये वैल्यूएशन वाला पार्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। थोड़ा सा वैल्यूएशन आपको पार्ट 2 सेक्शन ई में पढ़ना है। जब मैं आपको सेक्शन ई पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा टेक्निकल समझ में आ जाएगा कैसे वैल्यूएशन होती है। Market ratios are fundamental for valuing companies and forecasting future performance, especially when considering mergers, acquisition of capital budgeting decision। मैंने यही बोला था सेक्शन ई है ना, सेक्शन ई में मैं पढ़ाऊंगा। देखिए ये मर्जर एंड एक्विजिशन भी हमारा सेक्शन बी का पार्ट है, बी का पार्ट है। बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के देखिए एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे जब भी कोई कंपनी किसी के साथ मर्ज हो रही होती है, वो ऐसे नहीं कि किसी सीए सीपीए को हायर कर लिया, वो लूप में होते हैं। लेकिन मर्जर्स एंड एक्विजिशन प्रोवाइड करने वाले, सर्विस करवाते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो नेगोशिएटर्स होते हैं बेटा। क्या करते हैं वो आपकी कंपनी के जिसको आप टेक ओवर करना चाहते हो या जो टेक ओवर हो रही है उनसे बातचीत करके आते हैं आपके बिहाफ पे, ठीक है। एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें डील करते हैं और आपको बता देते हैं आके, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो मार्केट रेशियोस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, वो बी को खरीदना चाहती है। एक कंपनी ए बी को खरीदना चाहती है, तो वो ऐसे थोड़ी ना खरीद लेगी। अरे बी सोचो घाटे में जा रही है तो ए खरीदेगी। आप ही सोचो आप किसी कंपनी को खरीदोगे जो घाटे में जा रही है, देखिए उसके वैसे अलग फायदे हैं अगर एक कंपनी घाटे में जा रही है तो। मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा सेक्शन सी में। क्यों? क्योंकि वो लॉस मेकिंग है। अब आप लॉस मेकिंग है तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, क्योंकि अगर एक कंपनी लॉस मेकिंग है तो वो बंद होने वाली है जल्द। अब उससे क्या होगा, अगर वो बंद हो जाएगी तो उसके जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयर्स वो निकल जाएंगे। कंपनी बंद, फिर उनको क्या करना, हायर करके वो भी निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो यूएस गवर्नमेंट ने सोचा ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर कोई भी कंपनी किसी लॉस मेकिंग कंपनी को हायर कर ले, मतलब खरीद लेती है, तो क्या होगा, उसका लॉस आपका लॉस माना जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेकार बात है, हम क्यों लॉस लेंगे? अरे लॉस लेने से आपका प्रॉफिट नहीं कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने से क्या, आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं कम हो जाएगी, कैपिटल लॉस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अलग फायदे, इसलिए इससे क्या होगा, अब कंपनी भी सर्वाइव रहेगी, उसके जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बची रहेगी। हाँ कम हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट जीरो तो नहीं हो जाएगी। ये है, ठीक है। इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे इसको। तो ए और बी, अगर कंपनी ए बी को खरीदना चाहती है तो वो पहले क्या करेगी, मार्केट रेशियोज निकालेगी। वो ये देखेगी भाई साहब मैं भी तो एक शेयर होल्डर ही हूं। अरे आप किसी अगर कंपनी को खरीद रहे हो तो आप भी एक शेयर होल्डर ही तो हो। कैसे? आप ऐसी थोड़ी ना कंपनी बी को खरीद सकते हो, आपको उसके शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। देखिए इसे कहते हैं बाय शेयर्स। यूएस गैप के अंदर 2 तरीके हैं आप कंपनी को खरीद सकते हो, एक तो शेयर और एक एसेट खरीद के, ठीक है। कैसे? आप अगर किसी कंपनी के 100% शेयर, मैं यहाँ पे कॉमन स्टॉक की बात कर रहा हूं, कॉमन स्टॉक, अगर आप किसी कंपनी के 100% प्रेफरेंस भी खरीदो ना, आप 0% के मालिक माने जाओगे, कंपनी नहीं खरीद सकते। आपको उसके इक्विटी स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, कॉमन स्टॉक। जब आप उसके 100 के 100 कॉमन स्टॉक्स खरीद लोगे, आपको कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा।
देखिए आपको जरूरी नहीं है वैसे 100 खरीदना है, आपको बस क्या करना है 50% से ज्यादा खरीदना है मेजोरिटी लेने के लिए। आप एक तरीके से मालिक हो ही गए। अरे क्योंकि आपकी 50% से ज्यादा 51% के मालिक हो आप, तो भाई साहब आप ही की तो चलेगी। 49% का तो वो बेचारा वही रह गया, वो क्या चलाएगा? 51% की तो आपकी है ना। तो आप ही डिसाइड करोगे कौन बोर्ड में बैठेगा, आप ही डिसाइड करो। आप ये भी हो सकता है आप डिसाइड करो सारी मैनेजमेंट को निकाल दो, अपनी मैनेजमेंट को ले आओ, है ना? ऐसा होता है। तो लेकिन तो आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप भी तो एक शेयर होल्डर ही हो, क्योंकि आपको उसको शेयर खरीदने के लिए। लेकिन आप ऐसी खरीद लोगे, आप क्या खरीदोगे? आप ये निकालोगे कि भाई साहब अगर इस कंपनी में मैं अपना पैसा लगा दूं तो मेरे शेयर की वैल्यू कुछ बढ़ेगी भी या नहीं, या ये कंपनी घाटे की है, सच की घाटी है। कितना लॉस लूंगा, कैपिटल लॉस लगे कि कभी तो भाई साहब प्रॉफिट तो आना पड़ेगा, है ना? तो मुझको ये देखना है कि भाई साहब मेरी जब मैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालोगे। देखो मैं आपको बस अभी ऊपर ऊपर से बता सकता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए तो पहले मुझे आपको रेशियोज बतानी पड़ेगी। ठीक है। Communication. CMS often need to communicate a company's financial health to various stakeholders, including investors and senior management. Market ratio provide a common language for discussing market valuation and performance. देखिए मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कम्युनिकेट करना, वो तो गूंगे है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे बात करेंगे एक दूसरे से? अब नेचुरल पर्सन तो लैंग्वेज मीडियम से बात कर लेते हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे बात करेगा? पर्सन तो है लेकिन जुबान नहीं है, ये कैसा पर्सन है? उसकी लैंग्वेज है ना, अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है बिजनेस की। जैसे एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, आपको अगर कंप्यूटर से बात करना है, आप उसे हाय हेलो नहीं लिख सकते। अभी देखिए मैं आपको पार्ट 1 में एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, सेक्शन एफ में, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा उसके अंदर 0 1 0 1 ऐसा ऐसा करके कुछ लिखा होता है, इसे कहते हैं बाइनरी। ये बाइनरी फॉर्म में ही कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कंसेप्ट इसका। तो ये जैसे आपको अगर कंप्यूटर से बातचीत करनी है, तो पहले आपको इसकी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये सीख लोगे तो आप कंप्यूटर से बात कर लोगे। जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब क्या है? लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज ही तो है। ऐसे ही अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। आप अगर बिजनेस से बात करना चाहते हो, वो तो गूंगा है बिजनेस, क्या बात करेगा आपसे? अरे लॉ ने उसको पर्सन बोल रखा है, लेकिन आर्टिफिशियल भी तो बोल रखा है, नकली पर्सन है तो बोल तो सकता नहीं, तो हम उससे बातचीत कैसे करें? कर सकते हैं अगर हम उसकी एक लैंग्वेज सीख लें, अकाउंटिंग। अगर आपने अकाउंटिंग कर ली तो आप अकाउंट्स के जरिए उस बिजनेस से बातचीत कर लोगे। वो बिजनेस अपने दिल की बात आपसे बता देगा कि भाई साहब मेरी ये हालत चल रही है। अगर वो बीमार चल रहा है तो आप रेशियोज के थ्रू पता लगा लोगे बीमारी, उसको फिर ठीक कर दो। ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे हमारा ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट रेशियोज का। आप इसको इनफॉर्मली भी लिख सकते हैं कि इसको जाना जाता है शेयर होल्डर्स रेशियोज, क्योंकि हर एक शेयर होल्डर दूसरे रेशियो निकाले ना निकाले चाहे, हमेशा पहले क्या कहते हैं इसको, मार्केट वैल्यू रेशियो जरूर निकालता है, मार्केट शेयर रेशियो। चलिए आ जाते हैं अपनी इसकी पहली रेशियो पे, बुक वैल्यू पर शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल रेशियो, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इसमें कुछ गेम है नहीं, बस एक बैलेंस शीट का आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट के आइटम्स कौन कौन से। ठीक है, देखिए ये हमारा पार्ट 1 का कंसेप्ट है, तभी मैं आपको कहता हूँ पार्ट 1 कर लीजिए पहले आप। आपको जब सारा सेक्शन या फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ जाएगा, तब आप इस पे आ जाइए। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर जिद है कि नहीं मुझे तो पहले पार्ट 2 ही देना है, तो मैं आपको बोलूंगा एटलीस्ट पार्ट 1 का सेक्शन ए पूरा पढ़ लो। इससे क्या है वो, क्योंकि वो फंडामेंटल है ना, अकाउंट्स का फंडामेंटल है। अब वो बोलोगे नहीं हमको आता है, नहीं, वो वाला कंसेप्ट नहीं है जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा और टेक्निकल है। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत होगी आपको। आपको पता ही नहीं इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर के आइटम्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, उसके आइटम्स क्या है, यूएस गैप के अकॉर्डिंग क्या है। अरे इंडियन अकाउंटिंग आप तो जो बीकॉम वगैरह पढ़ रहे हो, वो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हो ना, यूएस का फर्क है। ठीक है, हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो विद कन्वर्जेंस 80% आईएफआरएस के साथ है, लेकिन यूएस गैप और आईएफआरएस में तो बहुत फर्क है। अभी भी सिमिलैरिटीज नहीं है। सीपीए थक गया बोल बोल के, लेकिन उसकी सुन नहीं रहे अभी एफएस भी। ठीक है, चलिए। बुक वैल्यू पर शेयर, तो इसका जो फॉर्मूला है ये होता है टोटल कॉमन इक्विटी। यहां पे शब्द थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कॉमन इक्विटी, टोटल इक्विटी नहीं है, गलती से भी टोटल इक्विटी मत लिखाना। टोटल इक्विटी मतलब, इक्विटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इक्विटी के दो पार्ट्स होते हैं। इक्विटी दो तरीके की होती है, एक होती है कॉमन इक्विटी और एक होती है प्रेफरेंस इक्विटी। यहाँ पे प्रेफरेंस की बात नहीं हुई, यहाँ पे कॉमन इक्विटी की बात हो रही है, मतलब असली कंपनी के मालिक। कॉमन इक्विटी तो असली मालिक होते हैं, प्रेफरेंस तो सिर्फ नाम का मालिक है, नकली मालिक है। अरे मालिक को जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स तो है नहीं ना, वोट वो कर नहीं सकता, डिसीजन वो ले नहीं सकता, प्रॉफिट का हिस्सा वो ले नहीं सकता। सर वो डिविडेंड तो लेता है ना, हाँ तो वो होता तो फिक्स ही है ना, फिक्स है ना, मालिक लोग फिक्स थोड़ी ना लेते हैं, वो तो पूरा पूरा खाते हैं, बच गया तो पूरा खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। यहाँ पे कॉमन इक्विटी की बात हो रही है। ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने लिखा है नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब कितने अभी की डेट पे आपके मार्केट में शेयर होल्डर हैं।
मतलब अगर मैं सिंपली बताऊं, आपने बाजार में, बाजार मतलब शेयर मार्केट के अंदर, मार्केट में अपने कंपनी के कितने कॉमन स्टॉक शेयर निकाल रखे हैं, या अगर आप देखेंगे आपके मार्केट में कितने कॉमन स्टॉक घूम रहे हैं, कितने इशू कर रखे हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, इसका मतलब अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे तो 1 लाख कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो उसका मतलब ये है, वो ये बताना चाहता है कि मैंने कि अगर आप मार्केट में मेरे शेयर खरीदने जाओगे तो मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर है अभी आज के डेट में। अभी बैलेंस शीट आपको पता है ना, एज एट बनती है, मतलब उस पर्टिकुलर दिन 31 दिसंबर 2025 को अगर आप मेरे मार्केट में देखोगे कि कितने शेयर घूम रहे हैं, तो 1 लाख शेयर घूम रहे हैं मार्केट में। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस कंपनी के पूरे शेयर खरीदना चाहोगे तो कितने खरीद सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख। आप बोलोगे नहीं मैं तो 2 लाख खरीदूंगा, कैसे खरीदोगे, कंपनी ने निकाले 1 लाख, कंपनी ने निकाली 1 लाख का, तो आप 1 लाख ही खरीद सकते हो। इसका मतलब ये है। तो सर हमको क्या ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग? हाँ बेटा, ये आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इस रेशियो में नहीं निकालना पड़ेगा। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए, ये आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इस रेशियो में नहीं निकालना पड़ेगा। इस रेशियो में वो आपको ऑलरेडी गिवन करके देगा कि भाई साहब देखो इतना दे रखा है, आप ऑलरेडी फिट करके रख देना, ठीक है। या अगर देगा भी तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन देगा, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब हम ईपीएस पढ़ेंगे, वहां पे आपको निकालना है, ठीक है। एक आपको नोट बता देता हूं, अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं आप, कि ईपीएस में जिस तरीके से हम ये डिनोमिनेटर वाला अमाउंट निकाल रहे हैं, आप गलती से भी उसको बाकी रेशियोज में फिट मत कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं आपको। वैसे तो रियल लाइफ में वो उसको यूज करते हैं, लेकिन आपके सीएमए यूएसए करिकुलम में नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर के साथ आपको ज्यादा बेटा वो नहीं होना है, ठीक है, कि दिखाना है कि हमको बहुत ज्यादा पता है। अगर एग्जाम में आपको प्लेन प्लेन मतलब सिंपल सिंपल नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग दे रखा है, आपको वही यूज करना है। जिस तरीके से हम ईपीएस में निकालेंगे वो वाला मेथड गलती से भी यूज मत कर लेना इस वाली रेशियोज को निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में वैसा ही चलता है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं चलता, ठीक है। चलो, की कंपोनेंट्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स। कंपोनेंट्स में आ जाते हैं बेटा। इसके कंपोनेंट्स वैसे मतलब जो इसके रेशियोज के इंक्लूडेड है, ठीक है। टोटल इक्विटी, यहाँ पे टोटल इक्विटी बात हो रही है बेटा। टोटल इक्विटी मैंने आपको बोल दिया नहीं लेना, यहाँ पे हमें कॉमन इक्विटी लेना। अगर वो आपको टोटल इक्विटी लिख के देगा तो वो उसके साइड में ऑन कॉन्ट्रास्ट आपको प्रेफर्ड भी लिख के देगा। तो आपको क्या करना है, कॉमन इक्विटी आप निकाल सकते हो। ये तो बैलेंस शीट बेटा बचपन से पढ़ी, आपको पता नहीं प्रेफरेंस कैसे निकालते हैं, टोटल कॉमन इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी लिखा होता है, इक्विटी लिखा होता है ना, ये इक्विटी का बैलेंस है, ये तो लेकिन टोटल इक्विटी है, इसके अंदर कॉमन और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूडेड है। तो आपको कॉमन कॉमन निकालना है, तो आप क्या करोगे, टोटल इक्विटी में से प्रेफरेंस को अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या कॉमन नहीं बच जाएगा, बस कॉमन बच जाएगा, आगे आंसर। ये तो बेसिक है, ठीक है। तो ये तो निकाल लेंगे, ये हमको क्या बताएगा, ये तो हमको बचपन से पता है, ठीक है। चलो, और नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग तो खैर ही आपको पेपर में बेटा देगा ही, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन रेशियोज में, ठीक है। चलिए, टोटल इक्विटी, दिस इज द, अच्छा ये है लाइबिलिटी अप्रोच। मैं आपको ये जो बताया है, ये जो है ना, ये मैंने आपको जो बताया है कॉमन इक्विटी निकालना, कॉम्प्यूटेशन यहां पे लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉमन इक्विटी। मतलब कॉमन इक्विटी आप कैसे निकाल सकते हो, उसके दो अप्रोच हैं, दो अप्रोच हैं इसके। मतलब एक तो है लाइबिलिटी अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच, ठीक है। एक है एसेट अप्रोच, अरे एसेट से भी तो निकाल सकते हो। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है ना, बैलेंस मतलब दोनों साइड इक्वल होंगी, मतलब इक्वल होंगी। अब जब दोनों की दोनों इक्वल होंगे तो या तो आप लाइबिलिटी से निकाल लो, एसेट से निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको टेस्ट कर देगा, एग्जामिनर को पता है आप पूरी रात रट के आओ लाइबिलिटी साइड, है ना, तो वो क्या करेगा, एसेट दे देगा पेपर के अंदर, तो आगे तो नहीं लुढ़क देंगे, है ना। तो यहां से क्रीमी निकल के आ जाएगी पेपर में। तो क्या है, दो अप्रोचेस हो सकती है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी कहता हूं, मैं बताऊं, कंसेप्ट समझने में ध्यान देना है। आप क्या अगर फॉर्मूला फॉर्मूला रटने बैठ गए, आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा कि एसेट से भी तो निकाला जा सकता है, निकाल लो एसेट से, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी एसेट से आप कैसे निकाल सकते हो। चलो आओ, इट फाउंड, ये रहा, है ना, this is a common network representing the difference between the total assets and the total liabilities. It's found on the balance sheet and includes items like common stock, additional trading capital. ये additional trading capital है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका अभी रेलेवेंस और इसका यूज आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स, हालांकि आपके सीएमए यूएसए में ज्यादा एपीआईसी, इसको एपीआईसी के नाम से भी जानते हैं, ज्यादा फोकस नहीं किया गया। ये सीएमए यूएसए के स्कोप से थोड़ा सा बाहर है। अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग फॉर एपीआईसी आपके सिलेबस में नहीं है। पार्ट वन में हल्का सा है, सीपीएमएल बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है इसका, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स एंड एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स, ठीक है। चलिए,
ये रिटेन अर्निंग बेटा बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको ज्यादा से ज्यादा जब आपने प्रॉफिट कमा लिया तो आप प्रॉफिट क्या करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो आप सीधा जैसे कैपिटल में ऐड करते हो, तो ये भी तो वही है। कंपनी का प्रॉफिट आया एकदम से खा थोड़ी ना लेगी, वो क्या करती है पहले अपने कैपिटल में ऐड कर देती है। तो कैपिटल मतलब इक्विटी में ऐड कर देगी, क्या किस नाम से, रिटेन अर्निंग्स। मतलब जोड़ के रखेगी, हर साल का प्रॉफिट जोड़ के रखेगी फ्यूचर पर्पसेस के लिए। बांटती नहीं है कंपनी एक बार में, बांटेगी पहले क्या करेगी, प्रॉफिट आ गया एकदम से बांटेगी नहीं, उसको पहले कैपिटल में जोड़ देगी, रिटेन अर्निंग्स में जोड़ देगी, फिर जब डिसाइड करना तो रिटेन अर्निंग्स में बांटेंगे। तो जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा वो रिटेन अर्निंग्स में से करा जाता है, ठीक है। कम पड़ गया तो फिर एपीआईसी को यूज करते हैं, लेकिन एपीआईसी के कुछ पर्पसेस अलग है जो यूएस गैप में रखे गए हैं, ठीक है। प्रेफर्ड इक्विटी, प्रेफर्ड इक्विटी इज अ क्लास ऑफ ओनरशिप दैट हैज अ हायर क्लेम ऑन कंपनीज एसेट एंड अर्निंग्स देन द कॉमन स्टॉक। क्योंकि प्रायोरिटी है ना, अरे आपको पता ही है तो कि जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, फॉर एग्जांपल वाइंड अप हो, तो लिक्विडेशन जब भी होगा तो अगर कुछ पैसा बच गया तो आपको पता है वो पैसा इक्विटी को अगर देना हो, अगर कुछ बच गया आफ्टर पेइंग ऑल डेट्स, क्रेडिटर्स, टैक्सेस, दुनिया भर का मामला, कुछ बच जाता है तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस वालों को देकर रफा दफा करेंगे, कॉमन वालों को नहीं करेंगे। एक्चुअली असली वाले कॉमन वाले हैं, लेकिन हम फिर भी प्रेफरेंस वालों को देके रफा दफा करते हैं, इसलिए प्रायोरिटी इनको मिलती है। देखो तो यही मैंने बात लिखी है, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स एंड आर पेड बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर, ठीक है। इसलिए उनका रिटर्न भी कम है बेटा, क्योंकि आपको तो हम पहले दे देंगे ना, तो आपका रिस्क तो कम हो गया, इसलिए आपका रिटर्न भी कम है। कॉमन स्टॉक वालों को सबसे लास्ट में मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, अरे क्योंकि थोड़ा बहुत ही तो बचा था, खुरचन बची थी, वो भी ये प्रेफरेंस वाले ले गए, तो इनके आपको तो कुछ नहीं आया कॉमन वालों के। इसलिए कॉमन स्टॉक वालों का क्योंकि रिस्क बहुत है, इसलिए इनका रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। Therefore, their value is subtracted from the total equity to determine the value available specifically to common stock. ठीक है, सब बातें इसने बोल दी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। If a company doesn't have preference stock, then the value is zero. अरे अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस इश्यू नहीं कर रखे तो अपना दिमाग लगाने आके क्या जरूरत है कि एग्जामिनर के पीछे पड़ गए, नहीं हमको तो दो, हम तो माइनस करके निकालेंगे। हाँ तो ठीक है, मान लेना जीरो है तो खुद ही लो, जीरो करके माइनस करके निकाल लेना, ठीक है। तो आपका ये जो फॉर्मूला है, ये अभी फॉर्मूला का लॉजिक नहीं बताया, अब तक मैं आपको फॉर्मूला के लॉजिक पे नहीं पहुंचा, ये फॉर्मूला कैसे बन गया, ठीक है। अभी तो बस इसके पर्टिकुलर्स पे बातें हो रही है। नंबर ऑफ शेयर कॉमन आउटस्टैंडिंग, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर। मतलब मार्केट में आपने शेयर इश्यू कर रखेंगे तो शेयर होल्डर आपके पैदा होगा, तो जिन जिन शेयर होल्डर्स ने अब तक आपके जितने शेयर होल्ड करके रखे हैं, ये और सिंपल भाषा में बोलूं, कितने आपके मार्केट में शेयर घूम रहे हैं, बस ये वही है। दिस फिगर एक्सक्लूड्स एनी शेयर दैट द कंपनी हैज रीपर्चेज एंड होल्ड्स इन इट्स ट्रेजरी। इसका मतलब बायबैक सुना है ना, अरे आपने बायबैक का नाम सुना है ना, वहां पे उसको रीपर्चेज बोला जाता है। मतलब अगर कोई कंपनी अपना ही शेयर, बात जो उसने पहले इशू करा था, उसको दोबारा रीपर्चेज कर ले, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, क्यों करते हैं इसकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पार्ट 1 में बताऊंगा। इसकी थोड़ी चर्चा हमारी पार्ट 1 पे है। देखिए कंपनी अपने शेयर हो सकता है इसलिए रीपर्चेज कर ले क्योंकि वो कभी कभी सोचती है मैंने कुछ ज्यादा ही ओनरशिप डाइल्यूट कर दी है ना। पहले तो क्या था यार, पैसा उठाना था, पैसे की जरूरत पड़ गई थी तो क्या करे, इक्विटी शेयर इशू करके कर दिया। लेकिन अब बाद में जब अच्छा पैसा क्या कहते हैं, अच्छा खासा कंपनी चल गई, पैसा वगैरह आ गया, तो कंपनी कह रहा है यार छोड़ छोड़ो, बहुत ज्यादा ओनरशिप डाइल्यूट हो गई, दोबारा से कंसंट्रेटेड ओनरशिप पे आ जाते हैं। क्या करेगी, मार्केट से ही अपने दोबारा शेयर उठा लेगी। एक और होता है, कई कई कंपनी सोचती हैं कि यार हम प्रोन टू टेक ओवर ना आ जाए। प्रोन टू टेक ओवर का मतलब ये होता है, अगर आपके जितने शेयर मार्केट में घूमेंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऐसा शार्क बन जाएंगे। शार्क मतलब वो आपको खरीदना और आसान हो जाए। अरे जितने आपके पब्लिक में शेयर घूम रहे हैं, अगर एक कंपनी आपको खरीदना चाहती है तो आराम से पब्लिक में आपके तो शेयर है ही, खरीद लेगी मार्केट से। अब चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बिकना पड़ेगा क्योंकि उसने खरीद लिया आपके शेयर। तो यहां पर क्या कहती है, क्योंकि कंसंट्रेटेड ओनरशिप हो जाए तो भाई वापस ले लेंगे, ठीक है। और भी इसके फैक्टर है, लेकिन अभी बस मैंने आपको इतना ही बताया, क्योंकि फिर मैं रीपर्चेज पे चले जाऊंगा, ये हमारा टॉपिक नहीं। चलिए एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स है। डिडक्टिंग प्रेफर्ड इक्विटी, ये क्या बता रहा है, हमको तो ऑलरेडी पता है। अरे कॉमन स्टॉक निकालना है तो उसके लिए टोटल इक्विटी से प्रेफरेंस वालों को रफा दफा करना पड़ेगा ना, ताकि जो बचा वो इक्विटी वाले बचे, कॉमन इक्विटी वाले, इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग्स। भाई साहब आपको पता ही है, कॉमन इक्विटी के अंदर रिटेन अर्निंग्स तो जोड़ना ही पड़ता है। अरे रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स कुछ भी नहीं होता, बहुत सालों का जो आपने प्रॉफिट जोड़ के रखा है। रिटेन्ड अर्निंग मतलब ऐसी अर्निंग्स, ऐसे प्रॉफिट जो आपने पास्ट में कहा है, आपने उसको रिटेन्ड करके रखा है, अभी बांटा नहीं है। तो भाई वो प्रॉफिट किसका है किसका है, पड़ोसियों का है, पड़ोसी वाली कंपनी का, मेरा ही तो है। और मेरा किसका, मालिकों का। और मालिक कौन होते हैं, कॉमन इक्विटी। तो भाई साहब जब मालिकों का है तो मालिकों में ही तो जोड़ेंगे, कॉमन इक्विटी में जोड़ना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है। कंसिडरिंग शेयर रीपर्चेज, हाँ अगर आपने शेयर रीपर्चेज कर लिए तो बट ऑब्वियस है आपके मार्केट में सब शेयर कम हो जाएंगे ना।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सोचो आज की डेट में आपके शेयर मार्केट में 1 लाख है, आपने 20,000 मार्केट से दोबारा उठा लिए, मतलब 20,000 रीपरचेज कर लिए, तो अब आपके मार्केट में कितने शेयर रह गए? 80,000। कैसे निकाला? 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया। आप तो शेयर रीपरचेज को माइनस करना पड़ेगा ना। ये तो लॉजिक है कि थर्ड क्लास का बच्चा भी कर देगा। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर एसेट वैल्यूएशन, हाँ एसेट की आपको वैल्यू करनी पड़ेगी अगर आप एसेट अप्रोचेस यूज कर रहे हो। ठीक है। वो डिडक्शन, वो एडजस्टमेंट्स है, वो देखेंगे जब हमारा आएगा। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, एक एग्जाम्पल कर लेते। अच्छा, इसका पहले लॉजिक तो बता दो, इस फॉर्मूले का लॉजिक तो बताएंगे। देखिए लॉजिक तो बहुत सिंपल है। ये शेयर, ये रेशियो ये बताती है कि बुक वैल्यू पर शेयर। अब नाम सुनिए, बुक मतलब कौन सी बुक? अरे अकाउंटिंग बुक की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब खाते। अगर आप खाते खोल के देखोगे, अकाउंटिंग बुक खोल के देखोगे, तो उन खातों में हमारी एक शेयर की कितनी वैल्यू है। चलिए मैं आपको कॉन्ट्रास्ट देता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड में कोई भी पब्लिक कंपनी ले आई, अगर आपको उसके शेयर खरीदने हैं, तो आप गूगल पे देखेंगे भाई साहब इस शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, तो आ जाएगा आपके पास ये रहा प्राइस। तो इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये मार्केट वैल्यू है क्योंकि आप ये मार्केट वैल्यू में बिक रहा है ना। लेकिन जब आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स देखेंगे, या मैं सीधा बोलूं, आप उसकी बैलेंस शीट उठा लो, आराम से निकाल सकते हो। आप उसकी बैलेंस शीट उठाओ और आप जब उसकी बुक वैल्यू निकालोगे, मतलब खातों में उसके वैल्यू निकालोगे, तो उसकी डिफरेंट आएगी। मतलब अगर अकाउंटिंग से आप पूछोगे कि अब मुझे बताओ इस शेयर की कितनी वैल्यू है, तो वो अकाउंटिंग से आपको उसकी शेयर की वैल्यू निकाल के देगा। लेकिन जरूरी नहीं है जो अकाउंट्स में, जो अकाउंटिंग में आपको क्या कहते हैं, एक शेयर की वैल्यू निकाल के दी है, जरूरी नहीं है वो ही मार्केट में बिक्री हो। मार्केट में बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट, मैंने आपको क्या बोला, अकाउंटिंग के अंदर एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग फैक्टर्स कंसिडर करता है। मतलब अगर हम एआईसीएपी के डेफिनेशन देखें तो ओनली एंड ओनली मॉनेटरी फैक्टर्स को कंसिडर करता है। लेकिन मार्केट क्या है? इट्स अ डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मतलब वहां पे सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर कंसिडर नहीं होते, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट, इंप्लाइड कॉज, अपॉर्चुनिटी, हर चीज कंसिडर होती है वहां पे। आपको पता ही है भाई साहब, जैसे ये जो शेयर होल्डर्स के इमोशंस होते हैं, इनसे भी तो शेयर मार्केट चलती है। कोई भी आपका ये, जैसे अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंज हो जाता है, कोई भी रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, आपने देखा होगा शेयर होल्डर से, शेयर मार्केट से इफेक्ट हो जाती है। तो शेयर मार्केट इफेक्ट होगी तो क्या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इफेक्ट नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन अकाउंट्स नहीं होती। अरे मार्केट गिर रही है, बढ़ रही है, सरकारें चेंज हो रही है, इससे आप किसी कंपनी के खातों में कुछ फर्क नहीं आने वाला। कंपनी जो सेल कर रही है वो चलेगी, कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो चलेगा। कंपनी के अपने इंटरनल फैक्टर की वजह से वो चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि अकाउंट्स इन सबको कंसिडर ही नहीं कर सकता। यही तो लिमिटेशन है अकाउंट्स की। तभी दुनिया के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया, इस चीज को कवर करने के लिए, ताकि वो इकोनॉमिक एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सके। ठीक है। इस क्योंकि अकाउंट बुक वैल्यू पर शेयर इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, बुक है ना अकाउंटिंग, तो उसके खातों में अगर आप अपनी शेयर की वैल्यू निकाल के देखोगे, आप देखोगे भाई छोड़ हटा मार्केट को, मुझे तो ये देखना है अकाउंट कितना बताता है। आपने अकाउंट्स बुक खोल के देखी, आपने अकाउंट से पूछा भाई साहब मेरे एक शेयर की वैल्यू बता दो कितनी है, तो अकाउंट्स आपको बताऊं आपके शेयर की वैल्यू निकाल के दे देगा। बहुत ही लॉजिक पर्पस है। कैसे? क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं है, ये आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आप बैलेंस शीट में देखोगे भाई साहब कितने मालिक है, कितने टोटल मालिक है, पहले ये देख लोगे। कैसे? गिन लोगे कि भाई साहब देखो मैंने कितने 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 लोगों को शेयर इश्यू कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा। सोचो 1 लाख, 1 लाख भाई साहब मेरे शेयर होल्डर्स है, 1 लाख मेरे पास शेयर होल्डर्स है ना। 1 लाख शेयर होल्डर, मैंने 1 लाख शेयर इश्यू कर दिया, तो 1 लाख शेयर होल्डर है मार्केट पे। तो इन 1 लाखों से मैंने पैसा उठा रखा होगा, 1 लाख से पैसा इन्होंने आपको दिया होगा, तो वो आप पैसा लिख लोगे, इन्होंने मुझे इतना पैसा दिया। फिर इसमें आप क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट्स। अरे आपने प्रॉफिट्स भी तो कमाए होंगे ना, रिटेन अर्निंग्स, तो वो किसका पैसा ही नहीं, तो पैसा वो ऐड कर लोगे आप, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, एपीआईसी आप ऐड कर लोगे। रीपर्चेजेस अगर आप करने तो आपने माइनस कर दोगे, जो बैलेंस आएगा वो आज की डेट में इतना है। आज की डेट में मतलब शेयर होल्डर्स की जो मेरी लाइबिलिटी है पैसा देने की, वो इतनी है, इतनी तो है, क्योंकि पहले तो मैंने उनसे इतना उठाया ग्रॉस अमाउंट, फिर उस पर प्रॉफिट कमाया, वो भी किसका है? शेयर होल्डर का है, तो वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, एपीआईसी एडिशनल पेड कैपिटल, मतलब मार्केट वैल्यू से कुछ शेयर मैंने प्रीमियम पे इशू कर दिए होंगे। अरे हो सकता है 10 रुपए की फेस वैल्यू 12 पे इशू कर दिया, तो 2 रुपए का प्रीमियम एपीआईसी में तो जाएगा, कहां जाएगा? ठीक है। यहाँ वो किसका है? वो भी तो शेयर होल्डर का है। रीपरचेज कर लिया, अब रीपरचेज मतलब 1 लाख शेयर से 20,000 उठा लिए, तो आपकी शेयर होल्डर वैल्यू कम हो जाएगी, तो बी पर क्या कहते हैं, माइनस कर दिया। तो इतने शेयर हमारे आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है, तभी लिखा जाता है नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। मतलब इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, इतने नंबर ऑफ द शेयर होल्डर से मेरी, ये वाले, ये नंबर ऑफ द शेयर होल्डर से मेरी अभी लाइबिलिटी है, मतलब अभी मेरे इतने आउटस्टैंडिंग है, इनको मुझे इतना पैसा देना है, इतना पैसा मुझे देना है। तो आपने अमाउंट ये निकाल लिया, नंबर ऑफ द शेयर आपको पता ही है इतने, तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक शेयर को मुझे कितना देना है,
तो यही तो इसकी वैल्यू है। अरे एक शेयर को मतलब आपको इतना देना है तो आप वो क्यों दोगे, क्योंकि उसी की इतनी वैल्यू होगी। अरे एक बंदा आपको बोलता है कि मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, वो क्यों बोलता है, इसकी मतलब वो ये मांग रहा है ना कि मेरे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो आप 1 करोड़ दो अगर आपको खरीदनी है। तो आपसे शेयर होल्डर मांग रहा है कि भाई साहब मुझे इतना पैसा तो चाहिए एक शेयर पे, क्यों क्यों मांग रहा है, इसका मतलब उतनी ही तो उसकी शेयर की वैल्यू है। तो ये तो अकाउंटिंग ने निकाल के दी, ये है अकाउंटिंग लॉजिक। भाई साहब हम वो क्योंकि अकाउंट तो अंधा होता है, उसको बाहर की चीजें तो दिखती नहीं, उसको तो सिर्फ किताबें दिखती हैं, वो किताबों के हिसाब से आपको निकाल के दे देगा। लेकिन मार्केट वैल्यू से अलग है। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हमारी बात की रेशियो। आ जाइए, ये देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या कहते हैं, दोनों तरीके से रखे हैं, एक तो एसेट अप्रोच और एक लायबिलिटी अप्रोच। निकालते हैं, कैलकुलेट टोटल शेयर होल्डर, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये तो हमारा एसेट अप्रोच है, इसको बोलते हैं एसेट अप्रोच। कैसे निकालेंगे, अरे टोटल इक्विटी निकालना ना आपको, ये देखो टोटल इक्विटी आपको निकालना, कैसे निकालोगे, ये आ जाएगी हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको पता है ना कैसे होती है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, टोटल एसेट्स बोल सकते हैं। टोटल एसेट्स अगर आप वहां पे लाइबिलिटी ले जाएंगे तो आपके पास इक्विटी इक्विटी आ जाएगा। टोटल एसेट्स में से अगर आप टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो क्या आ जाएगा, लेकिन हमारे फॉर्मूला में तो हमको टोटल इक्विटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्रेफरेंस चाहिए। तो आपके पास ये तो आ गया ना, कुछ मत करो, अब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस और माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कैसे भी टेक्निकल बना लो, एग्जाम्पलर को बनाने दो आपका, जब तक आपके माइंड में काउंटिंग क्वेश्चन है आपको डरना नहीं, ठीक है। तो मैंने देखो ऐसे निकाला, पहले टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करा, टोटल एसेट्स कितनी है, मतलब टोटल एसेट्स है 1 करोड़ की, लायबिलिटी कितनी है 40 लाख की, तो 60 लाख हमारे पास टोटल इक्विटी आ गई। लेकिन अभी अभी बात खत्म यहाँ पे नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पे हमको अभी निकालना है क्या विद लायबिलिटी अप्रोच ऑल्सो, ठीक है। अभी मैंने आपको एसेट अप्रोच निकाल के बताया, और ये टोटल इक्विटी है, अभी से इसमें मुझे माइनस करना है प्रेफरेंस वाला, ठीक है, अभी देखेंगे। चलो लाइबिलिटीज निकालते हैं, लाइबिलिटी तो बड़ा सीधा सीधा, लाइबिलिटी में अगर देखो बेटा आपको कॉमन स्टॉक दे रखा है, कॉमन स्टॉक दे रखा है, रिटेन अर्निंग्स आपको दे रखा है, हाँ तो ये भी आइटम है। कॉमन स्टॉक की आइटम कौन कौन सी, तो कॉमन स्टॉक से अभी मैंने कितना पैसा ले रखा है, $30 लाख, तो बस $30 लाख ले लू, नहीं रिटेन अर्निंग्स भी तो है 20 लाख, वो किसका है, वो भी तो कॉमन स्टॉक का है, वो भी ऐड कर देंगे। और कुछ है, और तो कुछ नहीं है सर, प्रेफरेंस इक्विटी, मैंने क्या बोला, प्रेफरेंस इक्विटी इंक्लूड करते हैं तो कॉमन स्टॉक में नहीं करते ना, तो क्यों ले रहे, हाँ ठीक है सर फिर तो हो गया। तो 50 लाख आज की डेट में मुझे जितने भी शेयर होल्डर मेरे मार्केट में घूम रहे हैं, मुझे उनको कितना पैसा देना बाकी है, आज की डेट में अगर जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं मुझे उनको कितना पैसा देना है। अरे एक तो $30 लाख देना है, अरे $30 लाख आपने कॉमन स्टॉक से उठाया है तो $30 लाख तो कभी ना कभी लौटाओगे ना उनसे। दूसरा $20 लाख रिटेन अर्निंग्स, सर ये कैसे क्यों दे, अच्छा कंपनी के वो मालिक नहीं है, मालिक है तो प्रॉफिट उनका शेयर नहीं है, तो शेयर उनका $20 लाख कौन है, प्रॉफिट सी, तो प्रॉफिट उनका शेयर नहीं, उनको देना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी उनको देना, ठीक है, तो 20 लाख और देना, तो टोटल $50 लाख आपको उनको देना। अच्छा लेकिन कितनों को देना है ये तो हमको पता ही नहीं, अरे कितने हैं इतना पता है, कितना कितना ले लिया तो कितना देना है ये तो पता है हमको कि भाई साहब $50 लाख हमें इनको देना है, लेकिन कितनों को देना है ये तो पता ही नहीं। ये लिखा है ना, ये देखो आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर है 10 लाख, 10 लाख लोगों को, मतलब हमने 10 लाख शेयर होल्डर से अब तक कितना पैसा देना है, $50 लाख, $10 लाख, अब तो मार्केट में हमारे शेयर घूम रहे हैं, इन लोगों को हमको अब तक कितना पैसा देना है, $50 लाख, तो एक शेयर भी मुझे कितना देना है, $5, एक शेयर में मुझे $5 देना है, इसे कहते हैं बुक वैल्यू। इसका मतलब अगर मुझे एक शेयर में $5 देना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू $5 होगी, तभी तो मैं $5 दे रहा हूं। अरे अगर मैं किसी शेयर पे $5 दे रहा हूं, 6 क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 5 है, तो भाई साहब वैल्यू का तो पैसा दूंगा, वैल्यू का पैसा देना, सीधा बात है। चलिए ठीक है, आ जाइए। अच्छा इस पे अभी ये तो अभी मैंने आपको वैसे कैसे निकाल के दिखाया, ये 60 लाख आ गए ना, ये 60 लाख, ये 60 लाख है बेटा, हाँ 60 लाख। अभी लेकिन ये तो एसेट अप्रोच से निकाली थी मैंने, अभी लायबिलिटी अप्रोच से मैंने आपको निकाल के दिखाया, देखो है ना। अभी एसेट अप्रोच कैसे निकालेंगे, टोटल इक्विटी आपने निकाल ली, इसमें से प्रेफरेंस माइनस कर देना 10 लाख, 10 लाख जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉमन निकल के आ जाएगा 50 लाख, नंबर ऑफ द शेयर होल्डर है। अब चाहे एसेट अप्रोच निकालो लायबिलिटी अप्रोच निकालो, आंसर सेम आना चाहिए। अरे आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट दोनों इक्वल होती है। अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो ये मत बोल देना नहीं नहीं मेथड अलग था इसलिए आ गया, नहीं, आपने कैलकुलेशन का गड़बड़ कर रखे, आपको वो होता है सुधार करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपके नंबर कटेंगे। अरे पेपर में आपको दोनों मेथड यूज करके नहीं आ जाना, ठीक है, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, एक मेथड यूज करना जिसमें आपका हाथ साफ है, जिसमें आपको ज्यादा अच्छा लगता है और इजीली निकल सकता है, टाइम कम से कम में निकल जाए उस लायबिलिटी अप्रोच से जनरली ज्यादा जल्दी निकलता है, ठीक है। चलिए देखिए आंसर यहाँ पे आ गया $5 पर शेयर। इससे क्या हमें मिलता है, अरे क्या बताना चाहता है $5 पर शेयर से,
ये बताना चाहता है द बुक वैल्यू पर एंटरप्राइज $5. दिस मींस दैट बेस्ड ऑन द कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ईच कंपनी शेयर रिप्रेजेंट्स क्लेम ऑफ $5 ऑफ द कंपनी नेट एसेट। इसका मतलब कंपनी को एक शेयर पे कितना पैसा देना है लोगों को, शेयर होल्डर्स को, एक शेयर पे $5। तो इसकी वैल्यू 5 है, लेकिन जरूरी नहीं है इस शेयर की मार्केट वैल्यू भी $5 है, हो सकता है $500 हो। कुछ नहीं किया तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना मार्केट वैल्यू सेम है। मैंने आपको बताया क्योंकि मार्केट और अकाउंटिंग तो बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, फैक्टर अलग अलग है, सीधी बात है। चलिए ठीक है, तो आज हमारी रेशियो बुक वैल्यू पर शेयर खत्म हुई। नेक्स्ट रेशियोज पे हम जाएंगे जो हमारी बाकी है, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो। वो उसमें मैं आपको बताऊंगा मार्केट वैल्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है, और बताऊंगा बुक वैल्यू रेशियो को आप कैसे इन कंपैरिजन यूज कर सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने में, ठीक है। तो बेटा टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। देखिए मैं आपको लेक्चर जो डिलीवर कर रहा हूं वो मैं हिंदी में कर रहा हूं, लेकिन पेपर आपका हिंदी में नहीं आ रहा, पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, और इंग्लिश में आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, तो उसके लिए आपको अपना स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सिलेबस 2024 के हिसाब से होना चाहिए, और सारे के सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए जो एलओएस में आपके हैं, कोई भी टॉपिक आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल अपना पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं उसके टेक्निकल नॉलेज तो मिल जाए। हिंदी में थोड़ी ना लिखा पेपर, ठीक है। तो आपको उसके वर्ड पता होने चाहिए, जो वर्ड होते हैं जैसे कैपिटल इंटेंसिटी, जैसे बुक वैल्यू शेयर है ना, करंट स्टॉक, ये सब आपको चीजें, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, ये सब चीजें टर्म्स होते हैं, ये स्टडी मटेरियल पढ़ के आएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना है। चैनल सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।